स्वागत है आप सभी का माही की पाठशाला में पढ़ो पढ़ाओ की महफिल में। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो है आपके जो ह्यूमन न्यूट्रिशन या मानव पोषण की जो क्लास, पीछे वाली जो क्लास थी जो मानव पोषण पढ़ रहे थे उसका जो एक पार्ट खत्म हो गया, दूसरा पार्ट हम पढ़ने वाले हैं क्या, प्रोटीन। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोटीन। आज हम जानेंगे कि प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन के बारे में स्ट्रक्चर पूछेंगे, क्योंकि मानव न्यूट्रिशन में से काफी क्वेश्चन पढ़ते हैं जिसमें एक सबसे बड़ा पार्ट है आपका कार्बोहाइड्रेट, जिसकी पूरी क्लास हमने पीछे वाले पार्ट नंबर 1 ह्यूमन न्यूट्रिशन में पढ़ लिया है। आज जो क्लास नंबर 2 है हमारा, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन। क्या भाई प्रोटीन होता क्या है, प्रोटीन के बारे में जानना है, प्रोटीन से रिलेटेड आपके जितने क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में जानना है। तो देखिएगा दोस्तों, आपके जो एग्जाम में है प्रोटीन से काफी क्वेश्चन बनते हैं। कम से कम आपके इस आज के जो लेक्चर है प्रोटीन और वसा पे होगा, इस लेक्चर से आपके कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन तैयार होने वाले हैं। उन 50-60 में से एक दो क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पढ़ ही जाते हैं। तो मैं बात करता हूं सबसे पहले आज की जो टॉपिक है हमारा क्या है, प्रोटीन। क्या है आज का जो हमारा टॉपिक है, प्रोटीन, क्योंकि ये क्या है आपके आवश्यक तत्व है। क्या है? आवश्यक तत्व है। कौन से? कार्बनिक यौगिक, जिसमें कार्बोहाइड्रेट के बाद क्या आता है, प्रोटीन। क्योंकि जो ये मानव का शरीर है, ये जो हम आपको सामने दिख रहे हैं, ये जो मेरा शरीर है, ये जो मेरा पुतला है, इसका ऐसा कोई भी अंग नहीं है जो प्रोटीन के बिना नहीं बना हो। तो मैं आपको ऐसे समझा सकता हूं कि हमारे शरीर का प्रत्येक भाग जो क्या है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो मैं बात करूं बाल की, तो बालों में क्या है, प्रोटीन है। त्वचा में क्या है, प्रोटीन है। हमारे जो हड्डियां हैं, अस्थियां या बोन्स है, उसमें क्या है, प्रोटीन है। और जो हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं, मसल्स है, उन सब में क्या है, प्रोटीन है। आपके कोई भी ऐसा मतलब बॉडी का पार्ट नहीं है जिसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। आपके मैं बात करूं न्यूक्लिक अम्ल, जो डीएनए और आरएनए होते हैं, उसमें भी क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। आज हम उसी प्रोटीन की बात करने वाले हैं। प्रोटीन होता क्या है, प्रोटीन की जो संरचना है उसके बारे में जानेंगे, और ये प्रोटीन से रिलेटेड जो शब्द से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उसकी भी बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं कि भाई प्रोटीन होता क्या है। तो प्रोटीन क्या होता है, ये है अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। ये जो प्रोटीन होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, अमीनो अम्ल। ठीक है, अब ये जो अमीनो अम्ल है इसकी भी बात करेंगे। इससे पहले ही हम ये जान लेते हैं कि जो ये प्रोटीन है, इस प्रोटीन की खोज किसने की थी। कि ये भाई देखिएगा, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका कोई ना कोई खोज करता है। तो जैसे मैं बात करूं प्रोटीन की, तो प्रोटीन की जो खोज की थी, इसने किसकी की थी, प्रोटीन की खोज एक वैज्ञानिक आते हैं आपके, कौन, मुल्लर। ये जो मुल्लर साहब है, कौन, ये मुल्लर हैं जिन्होंने क्या की थी, प्रोटीन की खोज की थी। लेकिन क्या होता है साइंस में, क्या होता है, खोज कोई और करता है लेकिन नाम कोई और ही देता है। तो मैं बात करूं प्रोटीन, तो प्रोटीन का जो नामकरण है, कि जो प्रोटीन का जो नामकरण है वो किसने दिया था, आपके बर्जीलियस ने। किसने दिया था, बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम दिया था। ठीक है, इसके बाद आता है कि जो प्रोटीन होती है इसकी जो संरचना होती है, कि भाई प्रोटीन की जो संरचना है वो किसने दी थी, आपकी जो प्रोटीन है इसकी संरचना दी थी आपके पुलिंग नामक वैज्ञानिक ने। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। कई बार एग्जाम में पूछ रखा है कि भाई प्रोटीन की खोज किसने की, तो आपका उत्तर होगा मुल्लर, कि सर मुल्लर नामक वैज्ञानिक ने प्रोटीन की खोज की। तो कई बार एग्जाम में नामकरण भी पूछ लिया जाता है, तो नामकरण किसने दिया था, बर्जीलियस ने। किसने, बर्जीलियस ने। और जो इसकी जो स्ट्रक्चर और संरचना होती है कि भाई प्रोटीन की जो संरचना किस प्रकार बनी होती है, तो उस संरचना का जो आपका जो श्रेय है किसको जाता है, पुलिंग नामक वैज्ञानिक को। ठीक है, इसके बाद आता है कि भाई प्रोटीन होता है वो क्या आता है, क्या इसका कार्य क्या होता है। ये प्रोटीन होती है हमारे शरीर के अंदर बोन्स प्लस मांसपेशियां। क्या होती है, बोन्स प्लस, बोन्स का अर्थ है अस्थि, अस्थियां क्या करती हैं, अस्थियां प्लस मांसपेशियां को मजबूत बनाए रखती हैं।
ठीक है। इसके बाद आता है कि सर हमारे शरीर में प्रोटीन का जो निर्माण कहाँ होता है, हमारे शरीर के प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो होता है ज्यादातर यकृत के अंदर होता है। किसमें? लिवर पार्ट है आपका, जो मानव शरीर का जो लिवर पार्ट है वहां पे क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है। इसके बाद आता है कि जो हमारे शरीर में जो प्रोटीन है, 1 ग्राम प्रोटीन में कितने होते हैं, तो देखिएगा कैलोरी की मैं बात करूं तो 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी होती हैं, तो आपकी होती है 4.5 कैलोरी। ठीक है। इसके बाद आता है कि जो आपकी जो प्रोटीन है कि भाई आपके जो शरीर होता है, मानव शरीर को एक दिन में कितनी प्रोटीन लेनी चाहिए, तो उसकी बात करूं तो कम से कम प्रत्येक दिन मानव शरीर को कम से कम 60 से 70 ग्राम पर डे, कितनी 60 से 70 ग्राम पर डे आपको प्रोटीन लेना ही लेना है। अगर आप शरीर के अंदर 60 से 70 ग्राम दिन में प्रोटीन नहीं लोगे तो आपके लिए घातक साबित हो सकता है। ठीक है। इसके बाद आता है कि जो आपकी ये जो प्रोटीन है ये कौन निर्धारित करता है कि 60 से 70 ग्राम, तो आपकी आती है इंडियन मार्केट ब्यूरो की आती है आईएमबी का अर्थ होता है इंडियन मार्केट ब्यूरो है। वो आपके क्या निर्धारित करती है कि भाई आपके शरीर के अंदर कितनी प्रोटीन पर डे कितनी आवश्यक होनी चाहिए, तो आपकी कितनी होनी चाहिए, 70 ग्राम पर डे। किसके अकॉर्डिंग? आपके आईएमबी का अर्थ होता है इंडियन मार्केट ब्यूरो। ठीक है। इसके बाद आता है, ये तो हो गया प्रोटीन शब्द से रिलेटेड कि भाई प्रोटीन होता क्या है, प्रोटीन की खोज किसने की, उसका नामकरण किसने दिया, उसकी संरचना किसने दी, और इसका जो कार्य क्या होता है, बोन्स यानी अस्थियां तथा मांसपेशियों को क्या करती हैं, मजबूत बनाए रखती हैं। और जो 1 ग्राम प्रोटीन होता है इसमें कैलोरी होती है 4.5 कैलोरी। और इसके बाद आता है कि पर डे हमारे को कितनी प्रोटीन चाहिए, तो आपका उत्तर होता है 70 ग्राम पर डे। किसके अकॉर्डिंग? आईएमबी यानी कि इंडियन मार्केट ब्यूरो के अकॉर्डिंग। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि भाई सोर्स कौन से हैं, कि भाई प्रोटीन कौन से पदार्थ में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। जैसे मैं बात करूं आपके अंडे की, तो अंडे में कौन सी प्रोटीन होती है, एल्बुमिन होती है। मैं बात करूं गेहूं की, तो गेहूं में कौन सी होती है, ग्लूटामिन। ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं आपके बाल में कौन सी होती है, कैरोटीन। ये जो जितने भी प्रोटीन होती है इन सब की हम जानेंगे कि किसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। देखिएगा, मैंने सबसे पहले आपको बताया कि आपके शरीर का ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जिसमें प्रोटीन नहीं पाई जाती है। आपके शरीर में सारे जगह प्रोटीन पाई जाती है। तो मैं यहां लिखता हूं कि भाई कौन किसमें, इसका एक तो अर्थ हो गया स्रोत, एक है उसमें कौन सी प्रोटीन होती है। तो मैं सबसे पहले बात करूं आपके अंडा। आपके एग्जाम में अंडे के अंदर जो प्रोटीन होती है इसको कई बार पूछ रखा है, तो आप इसको क्या लिखोगे, आईएमपी। अंडे में कौन सी होती है आपके, एल्ब्यूमिन। कौन सी प्रोटीन होती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है। इसके बाद मैं बात करूं आपके अंडे के बाद आता है आपका गेहूं। 2 नंबर पे क्या आता है, गेहूं। तो गेहूं में क्या होती है, एक प्रोटीन होती है जिसे कहते हैं ग्लूटामिन। क्या, ग्लूटामिन। अब आता है कि सर ये ग्लूटामिन, इसके एक रहस्य होता है कि आपके जो गेहूं का आटा होता है, आटा को आप गीला करते हो तो उसका जो चिपचिपापन होता है या जो उसमें जो स्टिक की तरह होता है वो किस कारण होता है, इसी ग्लूटामिन के कारण। किस कारण, इसी ग्लूटामिन के कारण। इसके बाद आता है आपके अंडा, गेहूं के बाद आता है आपके गाजर। देखिएगा, आपने एक शब्द पढ़ा है गाजर। गाजर का जो लाल रंग होता है वो किस कारण होता है, बीटा कैरोटीन के कारण। किस कारण, बीटा कैरोटीन के कारण। ठीक है। अब ये जो बीटा जो कैरोटीन है ये क्या है, एक प्रोटीन है। क्या है, कैरोटीन है। तो गाजर में कौन सा प्रोटीन होता है, आपके कैरोटीन। ठीक है। और जो गाजर का जो लाल रंग होता है किस पिगमेंट के कारण होता है, तो वो होता है आपके बीटा कैरोटीन के कारण। इसके बाद आता है आपके गाजर के बाद आता है आपका बाल। कि जो आपके शरीर के अंदर जो बाल हैं और बाल के साथ बाल में जो प्रोटीन होती हैं वो कौन सी होती हैं, आपके
केराटिन कौन सी होती है? केराटिन। इसमें भी कैसी होती है? केराटिन प्रोटीन होती है। अब आता है कि सर केराटिन कौन सी होती है? तो बाल के साथ मैं नाखून भी लिख सकता हूं। जो नाखून और बाल दोनों के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है? आपके केराटिन होती है। अब आता है कि सर केराटिन भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अल्फा केराटिन, सॉरी 3 प्रकार की होती है। एक होती है बीटा केराटिन और एक होती है गामा केराटिन। तो आपके जो ये बाल और जो नाखून है इसमें कौन सी प्रोटीन होती है? आपके अल्फा केराटिन। कौन सी होती है? अल्फा केराटिन होती है। लेकिन जो ये बीटा कैरोटीन है ये किस में पाई जाती है? आपके मकड़ी के जाल में। किसमें? मकड़ी का जो जाल होता है उसमें कौन सी प्रोटीन होती है? आपके बीटा कैरोटीन। आपके यहाँ पे 2 क्वेश्चन एक साथ बनते हैं कि भाई बाल में कौन सी प्रोटीन होती है, तो आपके आंसर होगा या तो आपको केराटिन मिलेगा। लेकिन अब क्या होता है कंपटीशन एग्जाम में जो लेवल है थोड़ा और बढ़ा दिया है, क्योंकि ये सबको सब कंपटीशन एग्जाम में सब कोचिंग वाले ये तो रटा रखे हैं कि भाई केराटिन होती है। लेकिन अब क्या होता है एसएससी सीजीएल में जाओगे आप तो वहां पे ये केराटिन नहीं मिलेगा, ये तीनों ऑप्शन मिलेंगे अल्फा बीटा और गामा। तो आपका उत्तर क्या होगा? अल्फा नहीं होगा, सॉरी बीटा ना होगा, क्या होगा? अल्फा होगा, क्योंकि आपने सभी डिटेल से पढ़ा है। आपको अगर एक बार ध्यान से देख लिया तो आप उत्तर सही करके आ जाओगे। क्या कि बालों और नाखून में कौन सी होती है? अल्फा केराटिन। ठीक है। इसके बाद आता है कि भाई मकड़ी के जाल में कौन सी होती है? ये जो मकड़ी होती है इसका जो जाल होता है ये भी एक प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है? बीटा कैरोटीन है। कौन सा है? बीटा कैरोटीन। ठीक है। इसके बाद आता है कि आपका टमाटर। क्या आता है? टमाटर। ठीक है। इस टमाटर में कौन सा प्रोटीन होता है? आपके ल्यूकोपिन। क्या होता है? ल्यूकोपिन। देखिएगा गाजर का जो लाल रंग होता है बीटा कैरोटीन के कारण, जो टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किस कारण होता है? ल्यूकोपिन पिगमेंट के कारण होता है। जो पिगमेंट बना होता है वो क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। और इसी प्रोटीन के पिगमेंट के कारण जो इस टमाटर का है जो लाल रंग होता है, तो मैं अब बात कर सकता हूं कि भाई स्रोत है टमाटर और उसमें जो प्रोटीन है वो कौन सा है? ल्यूकोपिन है। कौन सा है? ल्यूकोपिन। ठीक है। इसके बाद आता है आपकी त्वचा। IMP लगा के लिखिएगा। त्वचा, आपकी जो त्वचा होती है इसमें कौन सा प्रोटीन होती है? तो मैं त्वचा के अंदर कौन सी होती है? कोलेजन। कौन सी? कोलेजन। ये देखिएगा त्वचा के अंदर जो प्रोटीन, ये जो आपके सामने जो हमारी स्किन दिख रही है इस स्किन में कौन सी प्रोटीन होती है? कोलेजन। कौन सी होती है? कोलेजन। ठीक है। इसके बाद आता है आपकी, काफी नीचे होता जा रहा है, थोड़ा वापस डस्ट करके ऊपर लिखते हैं। इसके बाद आता है आपके कौन सी? अस्थि। आपकी जो अस्थियां होती हैं या हड्डियां होती हैं, ठीक है, इसमें कौन सी प्रोटीन होती है? तो आपके एक उत्तर होता है क्या? ओसिन। कौन सी प्रोटीन होती है? ओसिन प्रोटीन। ये देखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ रखा है कि अस्थियों के अंदर या हड्डियों के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो आपका उत्तर होगा अस्थियों के अंदर सर ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद आता है कि आपकी जो मांसपेशियां, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा शरीर किससे मिलकर? अस्थियों और मांसपेशियों से मिलकर बना होता है। और हमने एक पहले पॉइंट भी लिखा था क्या? कि हमारे शरीर को मजबूत बनाए रखती है कौन? प्रोटीन। क्योंकि हमारे शरीर में मजबूत क्यों बनाए रखती है? क्योंकि जो हमारी शरीर की जो मजबूत अस्थियां और जो मांसपेशियां हैं वो मुख्यतः किससे मिलकर बनी होती हैं? प्रोटीन। जो अस्थियां हैं वो तो ओसिन से मिलकर बनी होती हैं। और इसके बाद आती हैं आपकी मांसपेशियां। ठीक है। अब ये जो मांसपेशियां हैं किस प्रकार की प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं? उस हमारी जो शरीर की जो मांसपेशियां, जो मसल्स है वो किससे है? एक तो होती हैं एक्टिन। क्या होती हैं? एक तो होती है एक्टिन और एक होती है आपकी मायोसिन। क्या? मायोसिन। ये दोनों प्रोटीन आपको याद रखना है कि जो हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो कौन सी प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं? एक तो होती है एक्टिन और दूसरी होती है मायोसिन। अब आता है आपका एक दूध। क्या आता है? दूध। ये जो दूध है इस दूध के अंदर भी एक प्रोटीन होता है, क्योंकि दूध एक आवश्यक
तत्व है, कौन सा पोषक तत्व है। इस पोषक तत्व के अंदर क्या होते हैं, दूध के अंदर एक कैल्शियम की मात्रा होती है, तो इसमें खनिज तत्व भी होते हैं और प्रोटीन भी होती है, कौन सी, कैसीन। और इसके अंदर दूध के अंदर क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट भी होती है, क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कौन सी होती हैं, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है दूध के अंदर, लैक्टिक अम्ल। कौन सी शर्करा हो गई, इसके अंदर लैक्टोज शर्करा हो गई। तो लैक्टोज शर्करा क्या है, आपके पास कार्बोहाइड्रेट है। तो देखिएगा दूध के अंदर क्या है, प्रोटीन है, कौन सा, कैसीन। दूध के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, हाँ सर कार्बोहाइड्रेट है, कौन सा, लैक्टोज शर्करा वाला, ठीक है। और इसके बाद आता है दूध के अंदर मिनरल तत्व या खनिज तत्व भी होते हैं, हाँ सर, कौन सा, कैल्शियम। क्या होता है, दूध के अंदर किसकी मात्रा होती है, आपके कैल्शियम, किसकी, कैल्शियम की। तो देखिएगा दूध एक कैसा पौष्टिक तत्व होता है। देखिएगा दूध, बच्चों को दूध क्यों पिलाते हैं, क्योंकि देखिए जैसे बच्चा छोटा होता है तो उसको क्या चाहिए, वृद्धि और विकास के भाई दूध। बच्चे को ज्यादा दूध क्यों पिलाते हैं, क्योंकि उसको उस समय क्या होता है, बच्चे को वृद्धि एवं विकास चाहिए, और वृद्धि एवं विकास के लिए क्या चाहिए, पोषक तत्व चाहिए। और ये दूध एक ऐसा पोषक तत्व है जिसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और भी क्या है, मिनरल्स हैं। इसलिए बच्चे को ज्यादा से ज्यादा क्या पिलाया जाता है, दूध पिलाया जाता है। तो मेरे दोस्तों आपको यहां तक जरूर समझ में आया होगा। और एक प्रोटीन की बात करते हैं कि हमारा जो रक्त होता है, क्या हमारा जो मानव शरीर का जो रक्त होता है, इस रक्त में भी प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है उसकी भी बात करेंगे। तो देखिएगा हमने जो ब्लड वाला जो चैप्टर पढ़ा है उसमें बताया गया है कि रक्त में कौन कौन सी प्रोटीन होती है, लेकिन आज हम बात करते हैं कि इस प्रोटीन की बात आती है तो रक्त के अंदर होती है एक तो थ्रोम्बिन, एक होती है प्रोथ्रोम्बिन, एक होती है फाइब्रिनोजिन, एक होती है हिपेरिन। ये सब प्रोटीन किसमें पाई जाती हैं, आपके रक्त के अंदर पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, रक्त का थक्का बनाती हैं। तो एक क्वेश्चन आपके यहां भी तैयार होता है कि अगर हमारे शरीर के अंदर रक्त के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो रक्त का क्या नहीं बनेगा, थक्का नहीं बनेगा, ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी, जिस कारण क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर ब्लड का जो ब्लीडिंग है ज्यादा हो जाएगी और अंत में क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हमारे शरीर में प्रोटीन का होना एक आवश्यक घटना है। क्या है, आवश्यक घटना है। अगर हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन नहीं होगा तो हमारे लिए कुछ काम का नहीं रहेगा शरीर, क्योंकि हमारे ब्लड की क्लोटिंग नहीं होगी, वृद्धि नहीं होगी, विकास नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा। इसलिए हमारे शरीर के लिए क्या है, प्रोटीन आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद आती है कि भाई आपने जो प्रोटीन के बारे में स्रोत जान लिया, किसमें कौन सी प्रोटीन हो गई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके कंपटीशन एग्जाम की नजरिए से। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं कि जो प्रोटीन तो आपने पढ़ लिया, लेकिन सर इसकी संरचना क्या है। इसकी जो संरचना से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक एक नंबर के क्वेश्चन में। तो आपके अब हम बात करने वाले हैं इस प्रोटीन की संरचना के बारे में, क्योंकि जो ये प्रोटीन होता है वो किससे मिलकर बना होता है, एमिनो अम्ल से। अब हम पढ़ेंगे कि एमिनो अम्ल क्या होता है, और जो उन एमिनो अम्ल मिलने से क्या बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। उस पेप्टाइड बॉन्ड किस प्रकार बनता है उसकी भी बात करेंगे। एक एक चीज को पढ़ते जाएंगे, और इसमें कौन से क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं प्रोटीन की, उसकी भी बात करेंगे। देखिएगा आपकी जो प्रोटीन होता है इसमें दो प्रकार के क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं एमिनो अम्ल में, अब उसकी भी बात करेंगे। देखिएगा आपकी जो प्रोटीन की जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार होती है। तो प्रोटीन में क्या होते हैं, एमिनो अम्ल होते हैं। क्या होते हैं, एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। ये क्या है, एक एमिनो अम्ल, अमीनो अम्ल। देखिएगा सबसे पहले मैं एक यहां पे नीचे एक और अभिक्रिया लिखता हूं। सबसे पहले क्या होता है, ये आपके पास क्या है, प्रोटीन। क्या है, प्रोटीन। अब क्या होता है, जब इस प्रोटीन का क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, प्रोटीन का विघटन या जल अपघटन करते हैं, तो ये प्रोटीन किसमें टूटता है, आपके पॉलीपेप्टाइड में। किसमें, पॉलीपेप्टाइड। किसमें टूट गया, आपके पॉलीपेप्टाइड में टूट गया। अब लेकिन फिर हम क्या करेंगे, पॉलीपेप्टाइड का और जल अपघटन करेंगे तो ये किसमें बदल जाएगा, आपके पेप्टाइड। किसमें बदल गया, आपके पेप्टाइड में। ठीक है, अब पेप्टाइड को फिर हम जल अपघटन करेंगे तो ये किसमें बदल जाएगा, आपके अमीनो अम्ल में। किसमें, अमीनो अम्ल।
और यही अमीनो अम्ल क्या होते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर किसका निर्माण करते हैं, पेप्टाइड का निर्माण करते हैं। पेप्टाइड ये क्या है, बॉन्ड है या बंध है, और ये पेप्टाइड मिलकर क्या करते हैं, पॉलीपेप्टाइड करते हैं, और ये पॉलीपेप्टाइड क्या होती हैं, आपकी प्रोटीन होती हैं। क्या होती है, प्रोटीन होती है। अब हम पढ़ेंगे कि भाई अमीनो अम्ल से किस प्रकार पेप्टाइड बनते हैं और पेप्टाइड से पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन। ठीक है, आपके अगर इस ये जो अमीनो अम्ल है इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कैसे पूछे जाते हैं कि देखिएगा, आपकी जो प्रोटीन की जो संरचना होती है, इस प्रोटीन की संरचना में से ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा प्रोटीन का घटक है। तो आपके ऑप्शन में होता है कि भाई एक तो अमीन दे रखा होता है, एक यूरिया एक अमीन दे रखा होता है, एक CH3 होगा, एक CH2 होगा, ऐसे कुछ ऑप्शन में होगा। तो आपका जो ये उत्तर होगा क्या होगा, अमीन समूह पाया जाता है। कि भाई प्रोटीन में कौन सा क्रियात्मक समूह पाया जाता है, एक तो अमीन समूह होता है और एक क्या होता है, ऑक्सोइक समूह। कौन सा, कार्बोक्सिलिक समूह। ठीक है, इसके ओइक समूह पाया जाता है। अब ये दो देखिएगा, प्रोटीन में दो समूह पाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, द्विक लवण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विक लवण। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, सार है। क्या है, सार। ठीक है, और NH2 क्या है, अम्ल है। तो ठीक है, अम्ल और सार मिलकर क्या बनाते हैं, लवण। तो ये जो अमीनो अम्ल है क्या है, उभयधर्मी है। क्या है, उभयधर्मी, क्योंकि इसमें अम्ल भी है और सार भी है। अम्ल भांति भी व्यवहार करता है, सार की भांति भी व्यवहार करता है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, आपके उभयधर्मी। क्या कहते हैं, उभयधर्मी। ठीक है, इसके बाद आता है कि सर कि भाई ये एक अमीनो अम्ल है, तो बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर किसका निर्माण करता है, पेप्टाइड का निर्माण। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ रखा है कि भाई बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो आपका उत्तर होगा किसका, पेप्टाइड का। और पेप्टाइड का निर्माण किस प्रकार होता है, देखिएगा, एक अमीनो अम्ल ये हो गया, और इसके साथ में एक और अमीनो अम्ल लेता हूं, तो देखिएगा ये क्या है, NH2, ये इधर वाला। ठीक है, इसके साथ लिया मैंने CH, सेम, ये R, और ये हो गया आपका COOH। ठीक है, अब क्या होता है, देखिएगा, एक ये क्या है, H+ है। ये देखिए इधर वाला मैंने NH2 यहां न लिखकर ये इस प्रकार लिखा है कि दूसरा अमीनो अम्ल है, अमीनो अम्ल नंबर 1, ये अमीनो अम्ल नंबर 2। अब क्या होता है, अमीनो अम्ल नंबर 2 का H+ आयन अम्ल है, और ये H- क्या है, सार है। अम्ल और सार क्रिया करके यहां से क्या निकलेगा, एक जल का अणु बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा, -H2। ये देखिए, एक H, 2 H, तो क्या हो गया, H2, और एक ऑक्सीजन, तो क्या बना, H2O। क्या बना, H2O बाहर निकलता है, तो आपका कुछ इस प्रकार का यौगिक बनता है, NH2 CHR। ठीक है, और इसके बाद यहां पे बनता है C+O। क्या बनता है, ये पीछे बचा क्या, C+O NH CrHCOH। तो देखिएगा, अब आता है कि दो अमीनो अम्ल मिलकर किसका निर्माण करता है, पेप्टाइड बंध का। किसका, पेप्टाइड बंध का निर्माण करता है। तो ये जो आपका बंध है क्या कहलाता है, आपका पेप्टाइड बंध। क्या कहलाता है, पेप्टाइड बंध। देखिएगा, ध्यान से देखना, पेप्टाइड बंध किसका निर्माण किस प्रकार होता है, एक अमीनो अम्ल दूसरा अमीनो अम्ल के साथ जल अपघटन होने पर क्या बनता है, पेप्टाइड बंध बनता है। और ये पेप्टाइड बंध, जब ये इस प्रकार के बहुत सारे पेप्टाइड बंध मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, बहुत का अर्थ होता है पॉलीपेप्टाइड बनेगा, और इसी पॉलीपेप्टाइड से किसका निर्माण होता है, आपके प्रोटीन का निर्माण होता है। तो आपके यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो आपके पूछा है कि प्रोटीन के अंदर कौन से क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं, एक तो अमीन समूह, और एक होता है आपके कार्बोक्सिलिक समूह। कौन सा, कार्बोक्सिलिक या ओइक समूह, COH। दो क्वेश्चन यहां से बन गए। ठीक है, इसके बाद आता है कि भाई अमीनो अम्ल मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो आपका उत्तर होगा किसका, पेप्टाइड बंध का। कौन सा बंध, पेप्टाइड बंध या पेप्टाइड का निर्माण। ठीक है, इसके बाद आता है बहुत सारे पेप्टाइड मिलकर किसका निर्माण करते हैं, पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करते हैं। पॉलीपेप्टाइड मिलकर किसका निर्माण करती हैं, आपके प्रोटीन का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये हो गए प्रोटीन की संरचना कि भाई प्रोटीन किस प्रकार हमारे शरीर में बनी हुई होती है। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं कि भाई प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। तो क्लास को लाइक करते रहिएगा साथ में, और शेयर करिएगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी कराइएगा।
ए दोस्त मस्त सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी उसने भी क्या सोचा होगा तेरे बारे में। किसी दोस्त के लिए ये शायरी खूब है कि ए दोस्त मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, क्या ए दोस्त मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने तेरे को जिंदगी दी उसने भी क्या सोचा होगा तेरे बारे में। एक और शायर है कि बिना पतझड़ हुए, क्या बिना पतझड़ हुए पत्तियां नहीं आती, और बिना कठिनाइयों और संघर्षों के सफलता हाथ नहीं लगती, या अच्छे दिन नहीं आते। क्या होती है बिना पतझड़, भाई देखिएगा बिना पतझड़ है यानी कि जो पेड़ों की जो पुरानी पत्तियां हैं वो गिरने के बगैर नई पत्तियां नहीं आती है ना, उसी प्रकार जो हमारी जो कठिनाई और संघर्ष नहीं करोगे तो अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। तो इसीलिए दोस्त अभी उठो, जागो और कठिनाई यानी कि संघर्ष करो, और संघर्ष के साथ क्या करो, रात दिन एक कर लो और पढ़ाई करो। ठीक है, अब आता है कि प्रोटीन का पाचन, डाइजेशन कहां पे होता है। तो हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट की पाचन की बात, कि भाई कार्बोहाइड्रेट कहां पचता है, मुख में क्या होते हैं, पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। अगर प्रोटीन मुख में पचना स्टार्ट हो जाता है, और सबसे ज्यादा पूर्ण पाचन कहां पे होता है, छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में क्या होती है आपके कार्बोहाइड्रेट पचती है। ठीक है, अब आता है कि भाई जो प्रोटीन है, प्रोटीन का जो पाचन होता है कुछ मात्रा में तो होता है आपके कहां पे, आमाशय में। कहां पे होता है, आमाशय या स्टोमच में। कितना, कम मात्रा में। कितना प्रतिशत होता है, 30% पाचन आपका प्रोटीन का कहां पे होता है, आमाशय, जिसे कहते हैं आपके स्टोमच। क्या कहते हैं, स्टोमच कहते हैं। और वो स्टोमच में क्या होता है, स्टोमच में किसका निर्माण होता है, आपके पेप्सिन। किसका, पेप्सिन। और वो पेप्सिन क्या करती है, प्रोटीन का पाचन करती है। क्या करती है, प्रोटीन का पाचन करती है। इसके बाद आता है कि भाई 30% तो आपके आमाशय या स्टोमच में होता है, लेकिन 70% आपका जो प्रोटीन का जो डाइजेशन कहां पे होता है, तो यहां पे लिख सकता हूं 70% प्रोटीन का पाचन कहां पे होता है, आपके छोटी आंत। ये भाई छोटी आंत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम छोटा भले ही हो लेकिन बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट होती है छोटी आंत। बड़ी आंत की अपेक्षा छोटी आंत काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटी आंत के सारा डाइजेशन हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब कहां पे पचते हैं, आपके छोटी आंत में ही पचते हैं। तो आपको याद रखना है, या तो ऑप्शन में आएगा सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, प्रोटीन का पूर्ण पाचन। क्या यहां पे ये भी लिख सकते हो, प्रोटीन का पूर्ण पाचन। तो आपका उत्तर क्या होगा, छोटी आंत में। आपकी जो प्रोटीन होती है पूर्ण रूप से कहां पे पचती है, आपके छोटी आंत में। ठीक है, इसके बाद आता है कि एक आता है 2 अमीनो अम्ल। क्या, 2 अमीनो अम्ल के मध्य कौन सा बंध होता है। तो आपका उत्तर क्या होगा, आपके देखिए क्वेश्चन बनता है 2 अमीनो अम्ल। हमने बात की 1 अमीनो अम्ल यहां पे रखा था, 1 अमीनो अम्ल हमने यहां रखा था, जिसमें क्या होता है, जल अपघटन होने के बाद क्या बनता है, आपके एक बंध का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं आपके पेप्टाइड। क्या, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बंध। देखिएगा ये क्वेश्चन बनता है कि 2 अमीनो अम्ल के मध्य कौन सा बंध होता है, तो आपका उत्तर होता है क्या, पेप्टाइड बंध। ठीक है, और ये पेप्टाइड बंध किस प्रकार बना है, हमने अभिक्रिया के माध्यम से आपको समझा दिया है। ठीक है, आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि इतना डिटेल से कोई नहीं बताता है, अभिक्रिया से कोई नहीं समझाता है कि अमीनो अम्ल होता क्या है, अमीनो अम्ल किस प्रकार बंध का निर्माण करते हैं, पॉलीपेप्टाइड और पेप्टाइड बंध का निर्माण किस प्रकार होता है। इसके बाद आता है आपके प्रोटीन के काफी 2-4 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डिजीज, कि भाई प्रोटीन के रोग कौन कौन से है। भाई प्रोटीन, अब हम प्रोटीन पढ़ रहे हैं तो प्रोटीन का क्या पढ़ना है, रोग पढ़ने हैं, कि भाई प्रोटीन की कमी से कौन से होते हैं, और प्रोटीन की जब शरीर के अंदर अधिक मात्रा हो जाती है तो कौन से रोग होते हैं। तो मैं बात करूं प्रोटीन की कमी,
देखिएगा, आपके जो सिलेबस है या ज्यादातर कंपटीशन एग्जाम में प्रोटीन की कमी से दो ही रोग पूछे जाते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है आपके प्रोटीन की कमी से क्वैशोकोर, कौन सा? क्वैशोकोर, और एक होता है आपका मरस्मस। क्या होता है? मरस्मस। और जो प्रोटीन की जो अधिकता के कारण जो रोग होता है वो होता है किडनी का फेल होना, कि जब हमारे शरीर के अंदर क्या हो जाती है, प्रोटीन अधिक मात्रा में हो जाती है तो क्या होती है, किडनी है वो आपकी फेल हो जाती है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं प्रोटीन, ठीक है। अब होता है कि प्रोटीन की कमी के कारण, ठीक है, और एक साइड लिखता हूं मैं प्रोटीन की अधिकता के कारण, ठीक है। अब मैं बात करूं प्रोटीन की कमी के कारण, तो प्रोटीन की कमी के कारण दो रोग होते हैं। क्या होते हैं? दो रोग। एक तो होता है क्वैशोकोर, और एक होता है आपका क्या, मरस्मस, ठीक है। क्या होता है? एक तो होता है क्वैशोकोर और एक होता है आपके क्या, मरस्मस, ठीक है। अब मैं बात करूं ये जो क्वैशोकोर होता है ये किस में होता है? चाइल्ड में, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें होता है, और जो उनकी उम्र होती है कितनी, 1 से 5 ईयर। क्या? जो 1 से 5 साल के जो चाइल्ड होते हैं उनमें कौन सी बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से? क्वैशोकोर। और ये मरस्मस है, ये भी क्या होती है, प्रोटीन की कमी से होती है, और ये भी किस में होती है, आपके चाइल्ड के अंदर होती हैं, और इसकी उम्र होती है 1 से 2 ईयर। कि भाई जो 1 या 2 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें प्रोटीन की कमी से कौन सा होता है, आपके मरस्मस होता है, ठीक है। इसके बाद आता है कि भाई इसके लक्षण क्या है, कि जो इसके जो लक्षण है, एक तो भूख ना लगना, और दूसरा है शरीर से बाल का झड़ना, ठीक है। अगर किसी को क्वैशोकोर हो रखा है तो उसमें क्या होगा, भूख ना लगेगी और उसका क्या होगा, बाल झड़ने लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं एक मुख्य कारण है, और इसमें क्या, शरीर में जो शरीर है, शरीर एकदम सुकड़ा हुआ, उसकी अस्थियां बाहर दिखेगी, लेकिन जो पेट है उसकी जो तूंद है वो कैसी आती, जैसे आपने मोटू पतलू में देखा ना, मोटू की जो तूंद आ रखी है उसी प्रकार, लेकिन शरीर तो एकदम सुकड़ा हुआ, लेकिन उसकी क्या आती है, शरीर से पेट बाहर आ जाता है। क्या आ जाता है? पेट बाहर आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपके कि भाई मरस्मस में क्या होते हैं, तो मरस्मस में क्या होते हैं, आंखों का अंदर घुस जाना, जो आंखों के जो डोले होते हैं, डोले सोले, वो क्या हो जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं, आंखों का अंदर घुसना। उसके बाद एक और होता है भूख ना लगना, इसमें भी क्या होती है, भूख नहीं लगती है, ठीक है। और इसके साथ होती है इसमें खून की कमी। क्या इसके शरीर में क्या हो जाती है, अगर भाई देखिएगा आपको भूख नहीं लगेगी, शरीर के अंदर क्या होगी, अगर आपके अंदर भूख नहीं लगती है तो अगर भूख लगती है तो हम क्या लेते हैं, खाना लेते हैं। खाने के अंदर क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होती हैं, प्रोटीन होती हैं, वसा होती हैं, विटामिन होती हैं, ये सब होती हैं। अगर आपको भूख ही नहीं लगेगी, आपके अंदर ये पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। अगर आपके शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई तो कार्बोहाइड्रेट में क्या है, ग्लूकोज है। अगर शरीर के अंदर ग्लूकोज की कमी हो गई तो आपके शरीर के ग्लूकोज की मात्रा किस में होती है, रक्त के अंदर होती है, और रक्त में क्या हो जाएगी, ग्लूकोज नहीं होगी तो रक्त की क्या होगी, कमी होगी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं खून की कमी। देखिएगा, ये हो गई आपके प्रोटीन के कमी के कारण रोग। एक तो होती है क्वैशोकोर और दूसरी होती है मरस्मस। क्वैशोकोर में क्या होती है, चाइल्ड में होती है, ये भी किस में होती है, चाइल्ड में होती है। ये 1 से 5 साल के बच्चों में होती है, ये 1 से 2 साल के बच्चों में होती है। इसमें भूख नहीं लगती है, बालों को जड़ जाते हैं और पेट शरीर से बाहर आ जाता है, और इसमें क्या होती है, आंखें अंदर घुस जाती हैं और डरावनी आंखें हो जाती हैं, और भूख नहीं लगती है और खून की कमी हो जाती है। इसके बाद आता है कि भाई आपने बहुत सारा प्रोटीन ले लिया, क्या ले लिया, बहुत सारा प्रोटीन ले लिया, शरीर के अंदर क्या हो गई, प्रोटीन आ गई। क्या आ गई, शरीर के अंदर बहुत सारी प्रोटीन आ जाती हैं, तो आपकी क्या होती है, किडनी फेल होती है। क्या होती है, किडनी फेल होती है। अब ये किडनी किस प्रकार फेल होती है, तो देखिएगा आपके शरीर में क्या हो गई, ज्यादा प्रोटीन, क्या होगी, प्रोटीन की मात्रा क्या हो गई, ज्यादा हो गई। प्रोटीन की ज्यादा होगी तो प्रोटीन क्या करेगा, टूटेगा। क्या प्रोटीन किस में टूटेगा, आपके NH3 में,
ये देखिएगा टूटना, ब्रेकडाउन होगा, प्रोटीन का क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, या प्रोटीन जब टूटेगा किसमें, NH3 या अमोनिया में, ठीक है। और ये जो अमोनिया है आगे जाके किसमें जाएगा, लीवर में, और लीवर के साथ किसमें बदल जाएगा, आपके यूरिया में, ठीक है। अगर आपके शरीर में किसमें बदल जाए, ये किसमें जाएगा, लीवर में जाएगा, लीवर में क्या बनता है, यूरिया का निर्माण होता है। और अगर आपके शरीर में अधिक मात्रा में यूरिया बनता है तो आपका जो किडनी पर क्या पड़ेगा, ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, किस पे पड़ेगा, किडनी पे, और इस कारण आपकी किडनी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। और किडनी फेल हो जाती है तो आपका आपका जो निस्यंदन का क्रिया है या जो फिल्ट्रेशन का जो क्रिया है, मूत्र निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कमी हो जाएगी, और जिस कारण किडनी का जो रोल होता है वो कम हो जाएगा, और हमारे शरीर में क्या होते हैं, विषैले पदार्थों का निर्माण होने लग जाए। देखिए सबसे पहले क्या होता है, प्रोटीन अधिक हो जाएगी तो प्रोटीन क्या करने लगेगी, टूटने लगेगी, किसमें, अमोनिया में, ठीक है। और ये अमोनिया कहाँ चला जाएगा, आपके लीवर के अंदर चला जाएगा, और लीवर में यूरिया के साथ मिल जाती है तो और क्वांटिटी इसकी बढ़ जाती है तो किडनी पर इफेक्ट पड़ता है, और किडनी में अगर इस पर इफेक्ट पड़ेगा तो किडनी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी और फेल होने लग जाएगी, ठीक है। यहां पर आपका जो प्रोटीन का जो चैप्टर है समाप्त होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं वसा, क्या स्टार्ट करेंगे, वसा पढ़ेंगे, वसा के बारे में जानेंगे, वसा क्या होती है। प्रोटीन के बाद जो हमारा आता है कि भाई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जो बड़े अणु होते हैं, लार्ज पार्टिकल। तो अब आता है हमारे शरीर के बाद वसा के बारे में पढ़ेंगे। ये वसा भी क्या है, आपके पोषक तत्वों में आते हैं, क्योंकि देखिएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा आपके क्या है, मेन तत्व हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं वसा के बारे में, ठीक है। तो वसा के बारे में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो वसा देखिए कि क्या होती है, जल में अघुलनशील होती है। जो आपके वसा या जो वसा के अंदर आते हैं, घी, तेल, ये क्या होते हैं, आपके वसा के अंदर आते हैं। और इसको हम किससे लेते हैं, घी को तो हम लेते हैं मक्खन से, दही से और घी, ठीक है। और जो अब आती है कि भाई तेल के द्वारा भी हम क्या लेते हैं, वसा को लेते हैं। उसी प्रकार जो ये जल में क्या होती है, घुलनशील नहीं होती हैं, यानी कि अघुलनशील होती हैं। अगर आप घी या तेल को अगर तेल के अंदर, पानी के अंदर डालोगे तो पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं होगी, तो हम ये कह सकते हैं वसा क्या होती है, जल में अघुलनशील होती है, यानी कि जल में इसमें नहीं घुलती हैं, ठीक है। इसके बाद आती हैं कि भाई ये जो जल है, ये जो वसा है ये क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। तो हमने सबसे पहले बात की कि भाई आपके जो पोषक तत्व होते हैं, एक तो होते हैं कार्बनिक और एक होते हैं अकार्बनिक। तो कार्बनिक हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, प्रोटीन, वसा, तो ये भी क्या है, एक कार्बनिक यौगिक हैं, ठीक है। और ये जो वसा होती हैं सर्वाधिक ऊर्जा देती हैं। ये जो तीनों हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, उनमें से अगर सबसे ज्यादा एनर्जी की बात करूं मैं या ऊर्जा की बात करूं तो कौन देती है, वसा देती है। कौन देती है, वसा। आपके एक नंबर क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, ये पूछा जाता है कि आपके शरीर के अंदर सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देती है, तो आपका उत्तर ऑप्शन में आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। तो आपका उत्तर क्या होगा, जो वसा होती है सबसे ज्यादा क्या देती है, एनर्जी देती है या ऊर्जा देती है, ठीक है। अब आता है कि 1 ग्राम फैट यानी कि 1 ग्राम वसा होती है, उसमें कितनी कैलोरी एनर्जी होती है, तो कितनी होती है, 9.2 से 9.5 के मध्य, कितनी, 9.2 से 9.5 के मध्य इसकी कैलोरी की मात्रा होती है। कितनी, 1 ग्राम फैट में, किसमें, 1 ग्राम फैट लोगे तो उसमें 9.2 से 9.5 के मध्य क्या होगी, कैलोरी होगी, ठीक है। अब आता है कि जो वसा है वो किस चीजों से मिलकर बना होता है, वसा होती है जो वसीय अम्ल और किससे, ग्लिसरॉल से मिलकर किसका निर्माण होता है, आपके फैट का, ठीक है। ये फैटी एसिड है और ये क्या है, आपका ग्लिसरॉल है, ठीक है। देखिएगा वसा क्या है, एक मतलब जैविक अणु है, क्या है, एक ये भी लिख सकते हैं, वसा क्या है, जैविक अणु, ठीक है। अब ये जो जैविक अणु होते हैं क्या होते हैं, बड़ी मात्रा में होते हैं, या जो इनका जो अणुभार होता है क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है। तो हमें क्या डायरेक्ट वसा हमारे शरीर में पचन नहीं होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में हमने ग्लूकोज लिया तो वो भी डायरेक्ट नहीं, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। प्रोटीन भी अमीनो अम्लों में टूट के हम भोजन हमारे शरीर में एनर्जी के रूप में लेते हैं। उसी प्रकार जो वसा है, तो वसा का भी ब्रेकडाउन करना जरूरी है। वसा को हम किस में तोड़ेंगे, तो वसा हमारे शरीर में किस रूप में टूटती है, एक तो टूटती है वसीय अम्ल में और एक होती है ग्लिसरॉल में। हम डायरेक्ट वसा को तो ले लेते हैं, लेकिन वसा का डायरेक्ट पाचन नहीं होता है, उसके लिए इसको तो किसमें तोड़ना पड़ता है, एक तो वसीय अम्ल में और दूसरा तोड़ना पड़ता है ग्लिसरॉल में, तब जाके वसा का क्या होता है, डाइजेशन होता है या पाचन होता है, ठीक है।
अब आता है कि हमारे शरीर में जो वसा का जो पाचन है वो कहाँ पे होता है। जैसे हमने बात की कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट मुख में भी पचता है और पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है, आपके छोटी आंत में। उसी प्रकार हमने प्रोटीन की भी बात की, प्रोटीन का पाचन भी कहाँ होता है, आपके छोटी आंत में। तो इसी प्रकार जब आप बात आती है वसा की, तो वसा का जो पाचन होता है वो कहाँ होता है, हमारे शरीर के स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है या छोटी आंत में होता है। अब आता है कि भाई छोटी आंत में कहाँ पे होता है। छोटी आंत में क्या होते हैं, एक तो पित्ताशय होता है, पित्ताशय में क्या होता है, पितरस का जो जमाव होता है, और जो ये पितरस है, ये बाइल जूस है, इसका जो निर्माण होता है आपके कहाँ पे, यकृत के अंदर। किसमें होता है, यकृत के अंदर पितरस का जो निर्माण होता है। और एक एंजाइम आता है लार के अंदर पाया जाता है, कौन सा, लाइपेज एंजाइम। जब पितरस और लाइपेज एंजाइम मिल जाते हैं तो क्या करते हैं, ये क्या है, फैट यानी कि वसा। ठीक है, अब ये जो पितरस और लाइपेज एंजाइम क्या करते हैं, वसा को किस में तोड़ते हैं, वसीय अम्ल में और ग्लिसरॉल में। क्योंकि हमने जो डायरेक्ट लिया वो क्या है, वसा है, जो क्या है, जैविक अणु है और एक बड़ा अणु है। छोटे अणुओं को बड़े अणुओं को छोटे अणु। देखिएगा डाइजेशन की परिभाषा क्या है, आपने पाचन पढ़ा होगा। पाचन की परिभाषा है कि वो पदार्थ जो बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना या जटिल कार्बनिक यौगिकों का सरल कार्बनिक यौगिकों में तोड़ना। तो आपने जो वसा लिया वो क्या है, जटिल कार्बनिक यौगिक है। क्या है, जटिल यानी कि बहुत बड़ा कार्बनिक यौगिक है। ये बड़ा मात्रा में है, क्या है, बड़े बड़े आकार में होता है। अब इनको जो तोड़ने के लिए क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए। क्या चाहिए, एक तो एंजाइम चाहिए और एक क्या चाहिए, रस चाहिए और हार्मोन। ठीक है, अब ये एंजाइम्स क्या करके है, इनको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ते हैं। ठीक है, अब ये वसा के अणु क्या हो गए, छोटे छोटे अणुओं में हो गए और हमारे डाइजेशन में सहायक होते हैं। उसी प्रकार जब पितरस और लाइपेज एंजाइम क्या करते हैं, इस वसा को किसमें बदलते हैं, आपके वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलते हैं। किसमें, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देते हैं, और जो हमारे डाइजेशन में क्या होती है, आसानी होती है। इसके बाद आता है फंक्शन यानी कि कार्य। क्या भाई आपके शरीर के अंदर वसा का क्या कार्य होता है, तो देखिएगा वसा क्या करती हैं, ऊर्जा का कार्य करती है। हमारे शरीर में क्या करती हैं, एनर्जी के कार्य करती हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा देखिए कैलोरी ऊर्जा किसमें होती है, आपकी वसा के अंदर होती है। तो हम ये भी लिख सकते हैं वसा क्या करती हैं, ऊर्जा का कार्य करती हैं। और एक क्वेश्चन आता है कि आपके सबसे लंबे समय तक ऊर्जा किसके द्वारा प्रदान होती है, तो आपका उत्तर होगा वसा। क्या होगा, वसा क्या करती है, लॉन्ग टाइम, क्या लॉन्ग टाइम में आपको क्या देगी, एनर्जी देगी। क्या देगी, लॉन्ग टाइम तक एनर्जी देगी। आपको एक एग्जांपल मैं दूंगा तो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। देखिएगा आपके शरीर, देखिएगा आपके सबके घर में बुजुर्ग होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, तो उनमें क्या होती है, उनकी जो त्वचा होती है वो कैसी होती है, थोड़ी अलग सी होती है हमारे से। जैसे हम जवानों की बात करें, हम जो यंग होते हैं उनसे थोड़ी हटके होती है, और उनकी जो त्वचा होती है कुछ ऐसी अलग सी होती है, बुढ़ी बुढ़ी होती है। वो त्वचा बुढ़ीपन या उस त्वचा में सूखापन किस कारण आता है, क्योंकि हमारी जो त्वचा होती है इसमें 95% क्या होती है, फैट होती है या वसा होती है। अगर उनकी त्वचा में क्या होती है कि उनके शरीर में जैसे जैसे बुढ़ापा आता है तो उनमें क्या होती है, भूख कम लगती है, खाना कम खाते हैं, तो उनको शरीर को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो क्या करते हैं, उनकी जो वसा की जो पूर्ति है वो उनकी धीरे धीरे त्वचा से करती है। कहां से, त्वचा से। तो उनके जो फैट है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, और उनकी जो बुढ़ों की जो स्किन है बहुत ही सॉफ्ट होती है और उनकी सूखी हुई होती है। किस कारण होती है, क्योंकि उसके अंदर वसा की कमी हो गई। किस कारण हो गई, क्योंकि उनको पर्याप्त मात्रा में क्या फैट नहीं मिल रही है। तो उनकी जो डाइजेशन की जो मशीन है वो कहां से, इसकी स्किन से खांचती है। कहां से, स्किन से उसकी वसा को खांचती है। और हमारे जो शरीर के अब जो आपके जो हष्टपुष्ट चेहरा दिख रहा है एकदम चिकना चिकना क्यों दिख रहा है, क्योंकि आपके अंदर क्या है, वसा की मात्रा अधिक है। और आप बुढ़े हो जाओगे तो आपकी क्या हो जाएगी, वसा की कमी हो जाएगी। तो आपके जो फंक्शन है वो क्या करेंगे, जो डाइजेशन के फंक्शन है वो क्या करेंगे, आपकी त्वचा से वसा को ले लेंगे और आपकी त्वचा क्या हो जाएगी, बुढ़ी हो जाएगी। और धीरे धीरे आपके, और एक एग्जांपल याद रखना, जो बूढ़े लोग होते हैं जो मृत्यु के पास होते हैं कि भाई अब इनकी मृत्यु होने वाली है, उनकी मृत्यु होने से पहले कम से कम 5 से 10 दिन पहले वो क्या करते हैं, खाना खाना छोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं रहते हैं, ओनली फॉर पानी पे डिपेंड करते हैं। वो भी 1-2 बूंद उनको पानी दी जाती है। तब तक वो जीवित क्यों रहते हैं, उसका कारण है
उसका कारण है कि उसकी जो त्वचा के अंदर जो फैट है, क्या है, त्वचा की जो फैट है वो क्या करती हैं, उसको एनर्जी देती हैं, क्या करती हैं, और जो धीरे धीरे फैट क्या होती हैं, जब पूरी रूप से खत्म हो जाती हैं तो आदमी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जो वसा होती है वो सबसे लंबे समय तक ऊर्जा देती है और सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा देती है और सबसे ज्यादा कैलोरी भी इसमें पाई जाती है। तो वसा इज वसा, वसा का मतलब वसा, याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आता है कि भाई लंबे समय तक ऊर्जा किस प्रकार देती हैं, ये भी हमने आपको समझा दिया। इसके बाद आती हैं स्किन को वाटर प्रूफ कराती है, वाटर प्रूफ यानी कि जल में घुलने से बचाती हैं या जल को शरीर के अंदर जाने से रोकती हैं। देखिएगा हमारा शरीर क्या होता है, जितना चिकना होता है, क्या होता है, चिकना, जैसे ही पानी की बूंद डालते हैं नीचे गिर जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में क्या वसीय अम्ल क्या है, वसा को थोड़ा बाहर की तरफ, त्वचा की तरफ डाल रखा है, जिसके कारण पानी की बूंद को हमारे शरीर के ऊपर ठहरने ही नहीं देती है और नीचे गिर जाती है। तो शरीर के अंदर कैसे पानी प्रवेश करेगा? तो ये कहती हैं कि स्किन को वाटरप्रूफ बनाती हैं। अब किस प्रकार बनाती हैं, इतना तो आप ही समझदार हो, ठीक है। इसके बाद आता है कि भाई जो आपकी फैट है, फैट के जो संरचना है वो कैसी होती है या कितने प्रकार की वसा होती है उसकी बात करने वाले हैं। वसा के जनरल इंट्रोडक्शन के बाद आता है कि वसा के जो प्रकार है कि वसा कौन से प्रकार की होती हैं या कितने प्रकार की होती हैं। तो आपके जो वसा होती हैं दो भागों में बांटी हुई होती हैं। एक तो होती है संतृप्त वसा और एक होती है आपकी असंतृप्त वसा। अब हम पढ़ेंगे कि संतृप्त वसा क्या होती है और असंतृप्त वसा क्या होती है। तो मैं बात करूं संतृप्त वसा की, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, संतृप्त वसा। तो देखिएगा संतृप्त वसा में क्या होती है, वो वसा जिसका हम क्या करते हैं, टेम्परेचर, ये टेम्परेचर का अर्थ होता है यहाँ पे मेरा तापमान, क्या होता है, अगर इसका मैं तापमान बढ़ा देता हूं तो ये किस रूप में रहेगा, तरल अवस्था में। अगर मैं कोई ऐसी वसा जिसका मैं क्या करता हूं, टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा देता हूं तो वो किस फॉर्म में आ जाती, आपके लिक्विड फॉर्म में या तरल फॉर्म में, क्या तरल हो जाती है। अगर उसी वसा का मैं क्या कर देता हूं, टेम्परेचर कम कर देता हूं तो वो किस फॉर्म में आ जाती है, आपके ठोस या वसा के फॉर्म में। देखिए कोई ऐसी वसा जिसको मैं क्या करता हूं, तापमान बढ़ाऊंगा तो वो पिघल जाएगी और तरल बन जाएगी, ठीक है। और मैं उसका वापस टेम्परेचर कम करूंगा तो क्या बन जाएगी, आपकी वसा बन जाएगी या ठोस बन जाएगी। और वो वसा क्या कहलाती है, आपके संतृप्त वसा कहलाती है। और उसका जो उदाहरण है क्या, घी और मांस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है घी, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछा है कि भाई संतृप्त वसा का उदाहरण है। एक तो ऑप्शन में अगर आपको घी दे रखा है तो आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है घी, क्योंकि घी के अंदर क्या पाई जाती है, संतृप्त वसा पाई जाती है। तो देखिएगा आप एग्जाम्पल से रूप में याद रखिएगा, आपके घर में घी होता है, ठीक है। गर्मियों के अंदर घी क्या होता है, पिघला हुआ रहता है, क्योंकि उस समय टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ा हाई होता है, ठीक है। टेम्परेचर हाई होगा तो घी आपका कैसे होगा, तेल की तरह लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है। और जब आपकी सर्दियां आती हैं तो उस समय थोड़ा क्या टेम्परेचर कम होता है तो घी क्या हो जाता है, ठोस अवस्था में आ जाता है, आपके जम जाता है, ठोस बन जाता है। तो ऐसे इसका एग्जाम्पल के रूप में याद रख सकते हैं कि संतृप्त वसा वो होती है जिसका तापमान बढ़ाने पर तो वो तरल अवस्था में रहती है और तापमान कम करने पर वो किस अवस्था में आ जाती है, ठोस अवस्था में आती है। उसे क्या कहते हैं, संतृप्त वसा कहते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन यही पड़ता है कि संतृप्त वसा का उदाहरण है घी, बस एक क्वेश्चन ये बन गया, ठीक है। इसके बाद आता है कि संतृप्त वसा में तापमान बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो संतृप्त वसा में क्या होता है, तरल में बदल जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है कि जो संतृप्त वसा होती है, जो देखिएगा वसा क्या होती है, हमें कार्बनिक यौगिक है, एक लंबी कार्बन की श्रृंखला है, क्या है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है निम्न में से वसा एक है, तो आपका ऑप्शन में मिलेगा एक कार्बन की लंबी श्रृंखला है, क्या है, कार्बन की एक लंबी श्रृंखला है। और उसके मध्य अगर कार्बन की लंबी श्रृंखला के मध्य अगर सिंगल बॉन्ड है, अगर कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, एक बंध है, एकल बंध है, तो वो क्या कहलाती हैं, आपके संतृप्त वसा कहलाती हैं। तो देखिएगा ये देखिए CH2 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 COOH
अगर इनके मध्य सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या है, आपके संतृप्त वसा है। कौन सी वसा है, संतृप्त। देखिए मैंने आपको बता दिया कार्बन की एक लंबी श्रृंखला होती है, कौन सी, वसा की, और उन वसा की श्रृंखला के मध्य अगर सिंगल बॉन्ड है, क्या सिंगल बॉन्ड या एकल बंध है, तो वो क्या कहलाती है, आपके संतृप्त वसा कहलाती है। अब आता है कि भाई संतृप्त वसा को कहां से प्राप्त करते हैं, तो ये जो संतृप्त वसा है आपके जानवरों से प्राप्त होती है या जानवरों में पाई जाती है। अब जानवरों से कैसे, एक तो हो गया देखिए घी, आपको घी कहां से मिलता है, जानवरों के दूध, दही, घी, दूध से ही मिलता है भाई घी तो। उसके बाद आता है मांस भी कहां से मिलता है, जानवरों से मिलता है। तो ठीक है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि भाई संतृप्त वसा को कहां से प्राप्त किया जाता है, तो आपका उत्तर होगा जानवर। क्या होगा, एनिमल। क्या होगा, एनिमल। ठीक है भाई, यहां पे आपके संतृप्त वसा खत्म होती है। उसके बाद हम चलते हैं नंबर 2 पे, असंतृप्त वसा। क्या, असंतृप्त वसा। देखिए संतृप्त वसा का उल्टा होता है असंतृप्त वसा। देखिएगा इसमें क्या होता है, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या टेम्परेचर को कम करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो लिक्विड है तो वो लिक्विड ही रहेगा और ठोस में ना बदलेगा। देखिएगा टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वो तरल भी रहेगा, अगर टेम्परेचर को कम करेंगे तो भी तरल रहेगा। जैसे कि तेल, आपके घर के अंदर जो खाना बनाने या सब्जी बनाने के जो तड़के में जो तेल काम लेते हैं, उसका आप टेम्परेचर बढ़ा दो तो गर्म कर दो तो भी लिक्विड रहेगा, उसको चाहे ठंडा कर दो तो भी क्या रहेगा, तरल में रहेगा। तो उसका उदाहरण है आपके तेल। और ये जो तेल है किससे मिलता है, कौन से चीजों से बनता है, एक तो होता है सोयाबीन, एक होती है आपकी मूंगफली, ठीक है, एक हो गया सरसों। ये सब क्या है, आपके पादप है। क्या है, पादप है, पेड़ पौधे हैं। तो यहां से लिख सकते हैं कि असंतृप्त वसा को किससे प्राप्त करते हैं, पादपों से प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, पादपों से प्राप्त करते हैं। और इनकी जो कार्बन की जो श्रृंखला होती है, वसा भी क्या है, तेल भी क्या है, एक वसा है। और इनकी जो कार्बन की जो श्रृंखला होती है उनके मध्य कौन से बंध होते हैं, एक तो डबल बॉन्ड होता है और एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। अगर इनके मध्य द्विबंध और त्रिबंध पाए जाते हैं तो ये क्या होती है, आपकी असंतृप्त वसा होती है। क्या होती है, असंतृप्त वसा होती है। आपको क्या ध्यान रखना है, असंतृप्त वसा में हमेशा टेम्परेचर कम या ज्यादा करने पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वो अगर तरल है तो वो तरल ही रहेगा। उसका एग्जाम्पल होता है तेल। और तेल को किससे प्राप्त करते हैं, सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, जो क्या है, पादप है। और जो हमें ये जो असंतृप्त वसा है किससे प्राप्त होती है, पादपों से प्राप्त होती है। और जो ये संतृप्त वसा है हमें कहां से प्राप्त होती है, एनिमल्स या जानवरों से प्राप्त होती है। और असंतृप्त वसा के अंदर कार्बन की जो श्रृंखला होती है उनके मध्य कौन से बॉन्ड होते हैं, द्विबंध और त्रिबंध होते हैं। ठीक है, यहां पे आपके जो वसा का जो टाइप्स हैं वो खत्म होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वसा के डिजीज के, भाई वसा के अधिकता से कौन से रोग होते हैं और कमी से कौन से रोग होते हैं। अब देखिएगा वसा की जो जनरल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था हमने, वसा के बारे में जनरल नॉलेज भी पढ़ लिया था। अब आता है कि वसा की कमी से जो रोग होते हैं, कि भाई वसा की अधिकता के कारण कौन से होते हैं। अगर वसा की शरीर में अधिक मात्रा हो जाती है तो कौन सा, और शरीर में इसकी कमी हो जाती है तो कौन सी बीमारी होती है। तो मैं बात करूँ सबसे पहले वसा की कमी, कि अगर हमारे शरीर में वसा की कमी हो जाती है तो कौन सी बीमारी होती है, शरीर में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमारे शरीर में क्या, मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि वसा क्या करती है, हमारे शरीर के लंबे समय ऊर्जा देती है और सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा देती है। अगर हमारे शरीर में वसा की कमी हो जाती है तो क्या होती है, कार्य करने की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, वर्किंग कैपेसिटी में क्या हो जाती है, लॉस हो जाता है या कमी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आती है कि जो शरीर में जो इसकी जो शाइनिंग होती है, जो चमक होती है हमारे शरीर में, अगर हमारे जो मुस्कुरान पे जो चमक है, चेहरे पे जो चमक है या मुस्कुरान है वो किस वजह से है, आपकी इस शरीर में उपस्थित किस कारण, वसा के कारण। किस कारण, वसा के कारण है। तो ये होती है कमी के कारण। अब आता है कि शरीर में क्या होती है, कभी कभी क्या होती है, फैट की मात्रा ज्यादा होती है। आप देखते हो कि शहरी के लोग जो ज्यादा खाते हैं वो क्या होते हैं, मोटापा का शिकार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ज्यादा खाते हैं वो मोटापा का शिकार हो जाते हैं।
क्योंकि शहर के लोग क्या खाते हैं, ज़्यादातर फास्ट फूड खाते हैं, तेल से तली हुई चीज़ें खाती हैं, या जो घी में ज़्यादा पकी हुई चीज़ों को ज़्यादा खाते हैं, जो तेल में जो तेल के पकवान होते हैं वो ज़्यादा खाते हैं। तो उनमें क्या होती है, तेल में क्या होती है, वसा है, घी में क्या है, वसा है। अगर वो चीज़ें ज़्यादा सेवन करेंगे तो उसमें क्या होगी, उनके शरीर में वसा की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर शरीर में वसा बढ़ जाएगी तो शरीर में क्या हो जाएगा, मोटापा हो जाएगा। क्योंकि हमारे त्वचा में है क्या, 99% क्या है, फैट है। अगर शरीर में फैट बढ़ जाएगा तो मोटापा अपना बढ़ना ही है। तो देखिएगा सबसे पहले क्या आता है, ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ओबेसिटी, यानी कि मोटापा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये मोटापा किस प्रकार बढ़ता है, तो एक हमारी जो BMI निकालती है हमारे भारत में के बॉडी मास इंडेक्स, कि भाई कितना वेट वाला या कितना, जिसका BMI मान कितना होगा तो वो मोटापा का शिकार होगा, और जिसका BMI कितना कम होगा तो वो नॉर्मल से कम है या उसके शरीर में फैट की कमी है। तो देखिएगा अब BMI का, देखिए सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि BMI का फुल फॉर्म क्या होता है। कई बार एग्जाम में पूछा है, आप वहां पे कंफ्यूजन होते हो, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। BMI का पूरा नाम होता है बॉडी मास इंडेक्स, क्या, शरीर भार सूचकांक, क्या, शरीर भार सूचकांक या शरीर भार सारणी। तो इसका इंग्लिश में कहते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, अब आता है कि सर कि भाई BMI निकालते कैसे हैं, ये भी ध्यान होना चाहिए। भाई BMI किस प्रकार निकलते हैं, हमारे शरीर का जो BMI कितना है। अगर आपके शरीर का BMI निकालना है, बॉडी मास इंडेक्स निकालना है, तो आपको क्या होना चाहिए, सबसे पहले ज्ञात वजन होना चाहिए कि भाई सर मेरा वजन है कितना, आपका XYZ जो भी वजन हो उसका। तो वजन किस में लेते हैं हम, केजी में लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपके शरीर की लंबाई कितनी है। भाई देखिएगा आपके शरीर के अकॉर्डिंग, लंबाई के अकॉर्डिंग वजन होता है। डिपेंड्स में जाओगे तो आपको क्या मिलता है, वहां पे लंबाई के अकॉर्डिंग वजन फिक्स होता है। अगर आप वजन के अकॉर्डिंग लंबाई उनके BMI मान निकालते हैं, अगर BMI ज्यादा होता है तो उनको अनफिट कर दिया जाता है, अगर वजन BMI से कम होता है तो भी उनको अनफिट करके बाहर निकाल दिया जाता है। तो देखिएगा अब BMI कैसे निकालते हैं, तो देखिएगा वजन, आपका कुल वजन है उसका अनुपात है लंबाई के साथ, क्या, कुल वजन अपॉन कुल लंबाई। अगर आपके वजन है, जैसे कि मैं बात करूं वजन, तो मेरा वजन है 70 kg, ठीक है 70 kg है, और मैं इस 70 kg के अंदर मेरी लंबाई है, लंबाई मेरी कितनी मीटर में मेरे को ज्ञात नहीं है, सॉरी मेरी मीटर में निकालनी पड़ेगी। माना कि आपकी XYZ आपकी वजन है, आपके जो मीटर है माना कि 12 मीटर, तो आप इसके अंदर 10 मीटर है, या आप मान लो 6 मीटर है। ठीक है, तो आपके 6 मीटर है आपकी लंबाई, तो 6 मीटर के लिए आपको, सॉरी 6 ज़्यादा हो जाएगा, ये 6 फुट हो गया, मैंने 6, आपकी लंबाई है आपकी माना कि 3 मीटर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 3 के अंदर इसका 70 का भाग, 70 में 3 का भाग दे दोगे तो आपकी BMI आ जाएगी। तो यहाँ पे आती है 19.5 समथिंग। ठीक है, तो आपकी जो BMI है वो 19.5 आती है। तो अब आपको देख लेगा, समय सारणी के अंदर मान रखोगे इसका BMI, तो देखिएगा मेरा वजन है कितना, 70 kg। ठीक है, और जो मेरी लेंथ है वो लंबाई में है 3 मीटर। ठीक है, अगर 70 के अंदर मैं 3 का भाग देता हूं तो मेरा उत्तर आता है 19.5, एप्रोक्स 20, कितना आता है 20 मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा अब हम BMI इंडेक्स पढ़ेंगे कि कौन सा वजन सही है और कौन सा नहीं। कुछ इंडेक्स निकाले हुए हैं, अगर BMI का मान 18 से कम है, कितना 18 से कम है, तो वजन में क्या हो रही है, कमी है, कि भाई आपका जो BMI है वो 18 से कम आ रहा है, तो आपके क्या है, वजन में कमी है। ठीक है, इसके बाद आता है अगर आपकी BMI 18 से 25 के मध्य है तो आपका क्या है, नॉर्मल है। तो मेरी BMI कितनी आई, अप्रोक्स 20 आई, तो मैं क्या हूं, नॉर्मल हूं, ज्यादा ना मोटापा है ना ज्यादा वजन में कमी है। ठीक है, इसके बाद आती है अगर आपकी जो BMI है 25 से 30 है, क्या 25 से 30, अगर आपकी BMI 25 से 30 के मध्य आती है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्या एक्टिव हो जाना चाहिए कि आपका वजन बढ़ रहा है। भाई आप संभल जाओ, आपका अगर वजन बढ़ रहा है तो बहुत ही घातक साबित हो सकता है, क्योंकि ज्यादा वजनी आदमी चलने फिरने दौड़ने सब में प्रॉब्लम आती है। तो आपका BMI 25 से 30 से मध्य आ रहा है तो आपका वजन ओवर वजन हो रहा है या आपका वजन बढ़ रहा है। भाई आपका वजन बढ़ रहा है तो आपको सतर्क रहना है, ऐसी चीजों से दूर रहना है जिसमें वसा की मात्रा अधिक हो।
अब आता है कि अगर आपका BMI 30 से 35 के मध्य आता है तो आप फिक्स है मोटापा का शिकार हो गए हो, आप किसका, ओबेसिटी का शिकार हो गए हो। तो ये BMI होती हैं। तो अगर आप चाहते हो तो अपना भी BMI निकाल सकते हो, आपको पता चल जाएगा BMI क्या होता है। ठीक है, इसके बाद आता है कि भाई अगर हमारे शरीर में क्या होती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल वृद्धि होती है। किस कारण, अगर हम ज्यादा वसा का यूज करेंगे, ज्यादा वसी चीजों को खाएंगे तो हमारे शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको क्या हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और ये जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है किसमें बढ़ेगी, आपके आर्टरी यानी धमनियों में बढ़ जाएगी। धमनियों में इसमें क्या हो गया, कैरोनरी धमनी में आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो जम जाएगा। ठीक है, कौन सी धमनियां, कई बार एग्जाम में पूछ रखा है कि जो आपकी जो कोलेस्ट्रॉल है वो कौन सी धमनियों में जमने के कारण जो हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक आने का कारण है तो क्या होता है, कैरोनरी धमनियों में किसका जमा हो जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल का। अगर आपके कोलेस्ट्रॉल किसमें, धमनियों में, कौन सी धमनी, कैरोनरी धमनी या कोरोनरी धमनी में जमा हो जाता है तो आपके क्या आ जाता है, हार्ट अटैक आता है। तो देखिएगा ये है आपकी कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये है आपकी कौन सी, कोरोनरी धमनी। और ये जो ग्रीन ग्रीन दे रखा है ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल आपकी जो कोरोनरी धमनी है इसमें क्या हो गई, जमा हो गई, जिससे ब्लड की जो सर्कुलेशन है उसमें क्या होती है, बाधा होती है, क्योंकि धमनियों में हमेशा कैसा बहता है, आपके शुद्ध रक्त बहता है। और धमनियों में अगर कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा तो ब्लड की जो पंपिंग है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगी, तो जी क्या आएगा, हार्ट पर क्या पड़ेगा, अटैक होगा, वो उसे कहते हैं आपका क्या, हार्ट अटैक कहते हैं। और हार्ट अटैक को कहते हैं एरिथ्रोक्लोरोसिस। क्या कहते हैं, एरिथ्रोक्लोरोसिस। ये आपको चीजें याद रखनी है। तो आज की जो हमारी क्लास है प्रोटीन और वसा पे खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास होगी आपकी विटामिन। विटामिन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विटामिन से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पढ़ते हैं आपके एग्जाम में, तो विटामिन को भी बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।